ये क्या होगा? अपराधी पर धारा 302 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध की यह आरोप है कि उसने दिनांक 4 अगस्त 2015 को 11:30 बजे दिन से 4 बजे के मध्य ग्राम बरौली थाना महाराजपुर स्थित फरियादी परशुराम तिवारी के मकान में अपने पुत्र रमाशंकर की आश्रय कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु करके हत्या एवं उक्त हत्या के अपराध को छिपाने के आशय से तथा वैध दंड से बचने के आशय से रमाशंकर की लाश को दूसरे में छिपाकर एवं कुल्हाड़ी को साफ कर हत्या के आरोप की साक्ष्य को साक्ष्य का विलोपन किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य परशुराम तिवारी, हरि यादव, शैलेंद्र सिंह, मोनू तिवारी, आरक्षक किशोरीलाल, पटवारी श्यामलाल शौर, संतोष कुमार तिवारी, कुमारी सोरम, विवेचनाधिकारी GD अग्रवाल, डॉक्टर अजय यादव द्वारा साक्ष्य दिलाए गए। परशुराम तिवारी जो कि आरोपी का पति है, उसका कहना है कि इसके द्वारा 6 अगस्त 2015 को थाना महाराजपुर में पुत्र रमाशंकर, जिसकी उम्र 2 साल 3 माह है, उसके गुम हो जाने की सूचना दी गई। उसका कहना है कि 4 अगस्त 2015 को 11 बजे से 4 बजे के बीच में उसका बच्चा घर से खेलते हुए गायब हो गया और उसने अपनी पत्नी जोशना पर संदेह दिखाकर FIR दर्ज कराई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 6 अगस्त 2015 को इन्वेस्टिगेशन अधिकारी गोवर्धन अहरवाल द्वारा आरोपी जोशना से पूछताछ कर उसका मेमोरेंडम गठन लिया जाने पर घटना इस प्रकार प्रस्तुत हुई कि आरोपी का विवाह परशुराम तिवारी से 26 मार्च 2004 को उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ। अन्वेषण द्वारा देहाती मार्ग इंफॉर्मेशन दर्ज की गई। सफीना फॉर्म तैयार कर पंचों को सूचना देकर लाश का पंचनामा तैयार किया गया। शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया और घटना स्थल का नक्शा मौका भी तैयार किया गया। परशुराम तिवारी जब खेत से घर वापस आया तब उसने जोशना से पूछा कि उसका बच्चा कहाँ है, तो उसने कहा कि भगवान का चौबे ले गया है और उसके बाद उसने कहा था कि वो खेलने गया है। हरि यादव का कहना है कि हरि यादव, जोशना, परशुराम लखनलाल तिवारी से भी गए, वहाँ रमाशंकर को नहीं पाया। फिर जोशना ने कहा कि रमाशंकर महाराजपुर में खंडिया मोहल्ले में है। फिर परशुराम ने महाराजपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। PI साहब ने खंडिया मोहल्ले में 2 पुलिस वालों को भेजा और जिस मकान में आरोपी ने रमाशंकर का मिलना बताया था वहाँ वह नहीं मिला। PI द्वारा आरोपी जोशना से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया था कि रमाशंकर को एक लड़का राजस्थान ले गया है और वह भी उसके साथ जाना चाहती थी। दूसरे दिन पुलिस बरौली आई थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने रमाशंकर की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है और लाश को दूसरे में छिपा दिया है और कुल्हाड़ी को साफ करके खाना बनाने वाले मकान में रखा है। चलो चलकर दिए देती। जब जोशना ने पुलिस के सामने बताया और उसने उसके सामने ही कुल्हाड़ी लाकर पुलिस को दी थी। हरि के सामने ही कुल्हाड़ी लाकर पुलिस ने हरि के सामने जोशना को गिरफ्तार किया और उससे बताया अनुसार लाश भी बरामद की गई। जोशना के शैलेंद्र सिंह के बयान कुछ इस प्रकार है। जोशना के घर के अंदर से बदबू आ रही थी, तब वह बिहारी लाल सेठ, भगवान दास यादव, मनोज सिंह ऊपर की अटारी पहुंचे। बिहारी सेठ ने भूसा हटाया तो वहाँ एक बोरी रखी थी जिससे बच्चे का पैर निकला हुआ था। पुलिस वालों ने उसमें से लाश निकाली थी। पुलिस ने लाश की लिखा पढ़ी उसके सामने की थी। जोशना पहले 2 दिन तक सब लोगों को गुमराह करती रही, फिर पुलिस वालों को भी गुमराह किया और बाद में पुलिस को घटना के बारे में बताया था।
और क्रॉस एग्जामिनेशन में शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसने रमाशंकर की हत्या कर लाश को बोरी में रखकर बोरी को भूसे के कमरे में छिपा कर रख दिया है। मनोज तिवारी भतीजा। आरोपी जोशना ने उसके सामने पुलिस को मेमोरेंडम लेकर आया था। आरोपी ने पुलिस को कुल्हाड़ी लाकर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। ये मोनू तिवारी के बयान। प्रकरण जो है वो मुख्य 4 एविडेंसेस पे बेस्ड है। पहला चिकित्सीय साक्ष्य में प्रकरण की प्रथम परिस्थिति है या मृतक की मृत्यु मानव प्रकृति की थी। तो डॉक्टर अजय यादव का कथन है कि मृतक रमाशंकर का परीक्षण करने वाले डॉक्टर के रवि फौत हो चुके हैं और उनके साथ काम करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर और हस्तलिपि को पहचानता है। मृतक रमाशंकर का परीक्षण डॉक्टर के रवि द्वारा करने पर एक कटा हुआ भाग बाईं तरफ मैक्सिमल हड्डी से ठुड्डी तक पाया था तथा डॉक्टर के रवि दर्शाए गए बिंदुओं के आधार पर मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव व शॉक था, जिसका कारण मृत्युपूर्ण चोटें थी। मृत्यु के समय पोस्टमार्टम से 72 आवर्स के अंदर मृत्यु का समय पोस्टमार्टम लगभग 72 घंटे तक का था। इसी साक्षी का यह भी कथन है कि उसके द्वारा मृतक रमाशंकर की मृत्यु पोस्टमार्टम के लगभग 48 से 72 घंटे के बीच हुई है। वर्तमान प्रकरण में अगर देखा जाए तो मृतक रमाशंकर को अंतिम बार दिनांक 4/8/15 को सुबह 11:30 बजे उसके पिता द्वारा खेत जाते समय जीवित देखा गया तथा पोस्टमार्टम दिनांक 6/8/15 को शाम 5 बजे किया गया और चिकित्सकीय साक्षी के बताए अनुसार रमाशंकर की मृत्यु पोस्टमार्टम में 48 से 72 घंटे के अंदर सामने आई है और रमाशंकर की मृत्युपूर्व चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव जैसा कि पहले बताया गया उसके कारण हुई है। फिर इसमें एक तथ्य और है धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत इसमें ये बताया गया है कि अभियुक्त ज्योत्सना से पूछताछ करने पर उसने बताया था कि कुल्हाड़ी दरवाजे की ओर में छिपाकर रखती है और बेटे की मृत्यु कारिकर जो कुल्हाड़ी है उसको दरवाजे की ओर में छिपाकर रख दिया गया है। इसमें जीडी विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक जीडी अहिरवार का कथन है कि ज्योत्सना ने ये इसको एक्सेप्ट किया है कि उसने रमाशंकर की हत्याकारी की है और कुल्हाड़ी को छुपाया है। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि गवाहों के समक्ष मेमो बयान तैयार कर अभियुक्त ज्योत्सना को साक्षीगढ़ के सामने मौके पर ले जाकर मृतक का शव बरामद किया गया और कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। उक्त कथन के संबंध में ये साक्षी अपने पूर्व परीक्षण में भी स्थिर रहा है। मेमो बयान के दोनों स्वतंत्र साक्षीगण हरि यादव व मोनू तिवारी ने यद्यपि अपने अपने मुख्य परीक्षण में आयोजन कथा की पुष्टि करते हुए साक्षी हरि ने अपने मुख्य परीक्षण में रमाशंकर की लाश मकान के अंदर भूसे में ढककर रखना और कुल्हाड़ी खाना बनाने वाले मकान में रखी होना दोनों बातों की पुष्टि की है। अभियुक्त से जो कुल्हाड़ी जब्त की गई है उसके बारे में दोनों ही साक्षी ने परीक्षा के भी स्थिर रहे। आरोपी के पेश करने पर घटना में कुल्हाड़ी जब्त होना साक्षी की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये भी मान लिया जाए कि जो लाश थी वो बरामद
जोशना ने ही उसकी मृत्यु पारित की रमाशंकर की, क्योंकि जिस चीज का यूज किया गया था वो मृत्यु पारित करने में, वो जो वेपन था वो उसके पास ही था। और साथ ही जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें कुल्हाड़ी पर इंसान का रक्त भी पाया गया था। अंतिम बार साक्ष्य के देखा जाना। अंतिम बार साफ देखा जाना, इसमें ये बताया गया है कि जो अगली कड़ी है इसमें आरोपी जोशना और रमाशंकर जिसकी मृत्यु हुई है, इन दोनों को साथ ही देखा गया था। परशुराम जब खेत से लौट के आया था तो उसने पूछा था कि कहाँ है बेटा, तो उसने बोला कि खेलने गया है। तो आखिरी बार वो जोशना के साथ ही छोड़ के गया था अपने बेटे को, और उसकी बेटी द्वारा जो सोनम है, जो इसमें एक विटनेस भी है, सोनम का भी यही कहना था कि आखिरी बार जोशना के साथ ही उसको देखा गया है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर बच्चा जो काफ़ी छोटा है और इसमें कस्टोडियन जो भी है उसका गार्जियन, वो उसको ऐसे अपने से पृथक नहीं कर सकता, उसको उसका कारण बताना होगा। इससे रिलेटेड केस में आया है योगेश कर्क वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम। इसमें कहा गया कि once the fact of last seen together is proved, the duty is passed on the accused to explain the circumstances in which they parted company. The failure of the accused to explain the circumstances in which he parted company with the deceased may well serve as additional link in the chain of circumstances, thereby fortifying the prosecution case. यहाँ पर ये कहा गया है कि जोशना को आखिरी बार रमाशंकर के साथ देखा गया था, और वो किस प्रकार उससे अलग हुई इस बारे में जोशना के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। और इस बात से ये क्लियर होता है, अगर किसी पर्सन को जो विक्टिम है या जिसकी मृत्यु पारित की गई उसके साथ अंतिम बार देखा गया था और वो व्यक्ति नहीं बता पाता है कि वो दोनों अलग कैसे हुए, तो ये साफ लिंक प्रोवाइड करता है सर्कमस्टेंसेस में कि उसने ही उसका मर्डर, उसने उसकी हत्या की है। एडिशनल लिंक प्रोवाइड करता है। इसमें एक और केस भी है, त्रिमुख मूर्ति कीर्तन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी कहा गया है कि साइलेंस ऑफ इनमेट्स ऑफ द हाउस अबाउट द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द विक्टिम वुड बिकम एडिशनल लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इसके अलावा मोटिव, सतीश कुमार। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनडाउटेडली इन केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मोटिव गिव्स इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, always locks up in the mind of the accused and sometimes it is difficult to unlock. People do not act wholly without motive. The failure to discover the motive of an offence does not signify its non-existence. The failure to prove motive is not treated as a matter of law. Proof of motive is never indispensable of conviction. When facts are clear, it is immaterial that no motive has been proved. Therefore, absence of proof of motive does not break the link in the chain of circumstances connecting the accused with the crime, nor militates against the prosecution case. अगर किसी चीज में, वैसे तो सर्कमस्टेंशियल जो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें चीजें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के द्वारा प्रूव की जा रही होती हैं, उनमें मोटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर इसका अगर मोटिव प्रूव नहीं किया जा पाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो मेन एविडेंसेस हैं उनके होते हुए भी इस चीज को जो प्रोसिक्यूशन है उसके केस को बीट कर पाए। और इसमें जोशना जो आरोपी है उसका साफ साफ
प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। अभियोजन पक्ष विरुद्ध श्रीमती ज्योत्सना पत्नी परशुराम तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बरडोगरी थाना महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। आरोपी मानिए यह ज्ञापन आरोपी श्रीमती ज्योत्सना पत्नी परशुराम तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बरडोगरी थाना महाराजपुर जिला छतरपुर की ओर से माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर मध्य प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त प्रकरण क्रमांक 0-1598/15 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/11/15 से माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर मध्य प्रदेश के संज्ञान हेतु सुपुर्द किया गया है। अतः इस प्रकरण पर माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर मध्य प्रदेश को विचारण हेतु अधिकारिता एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आरोपी पर धारा 302 एवं धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध की यह आरोप है कि उसने दिनांक 4/8/15 को 11:30 बजे से दिन से 4 बजे के मध्य ग्राम बरडोगरी थाना महाराजपुर स्थित हरियाली परशुराम तिवारी के मकान में अपने पुत्र रमाशंकर की सासा यह जानते हुए कुल्हाड़ी से चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित करके हत्या की एवं उक्त हत्या के अपराध को छुपाने के आशय से तथा वैध दंड से बचने के आशय से रमाशंकर की लाश को भूसे में छिपाकर एवं कुल्हाड़ी को साफ कर हत्या के अपराध की साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन अधिवक्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार ज्योत्सना आरोपी ने अपना अपराध किए जाने से अस्वीकार किया। बचाव में उसका कहना यह है कि वह अपने पुत्र की हत्या क्यों करेगी, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसकी ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराए गए हैं। अभियोजन पक्षकार के द्वारा निम्नलिखित 10 साक्षियों के कथन कराए गए हैं। उनमें से कोई भी साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा किसी भी साक्षी के द्वारा ज्योत्सना आरोपी को अपराध कारित करते हुए या सब को छुपाने का प्रयास करते हुए नहीं देखा गया है। अभियोजन पक्षकार के द्वारा कराए गए साक्षियों के कथनों में परस्पर असंगतता और विरोधाभास है जो स्वयं ही एक दूसरे के कथनों का खंडन करती है। अभियोजन पक्षकार के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जो यह सिद्ध करता है कि ज्योत्सना ने अपराध कारित किया है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रासायनिक जांच की रिपोर्ट केवल मृत्यु का कारण दर्शित करती है जो अत्यधिक रक्त स्त्राव है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त कुल्हाड़ी पर रासायनिक जांच में ज्योत्सना के हस्तक्षेप नहीं पाए गए हैं। अभियोजन पक्षकार द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायाधीश जो भी अभियोजन पक्षकार के द्वारा साक्ष्यों को पेश किया गया है उनके क्रॉस एग्जामिनेशन में विभिन्न प्रकार की संदिग्धता पाई गई जो निम्न प्रकार है। जब परशुराम तिवारी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 से मुख्य परीक्षा की जाती है तो परशुराम तिवारी बताता है कि 4/8/2015 को दोपहर में खेत से वापस आए, जो कि मान्यवर बताता है कि उसके पास भी वो पर्याप्त अवसर और समय था जब वो घर पे मौजूद था, क्योंकि जो घटना हुई है वो 48 से 72 घंटे जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने स्वयं बताया है वो भी उस समय वहां घर पर उपस्थित था। और जैसा कि अभियोजन पक्षकार के द्वारा कहा गया कि जो मर्डर वेपन कुल्हाड़ी पर रक्त पाया गया मानव का, तो सर उस कुल्हाड़ी तक पहुंच परशुराम की भी उतनी ही थी जितनी ज्योत्सना थी, क्योंकि वो भी उस घर का मालिक था और बिना हस्तक्षेप उस घर में आ सकता था, उस घर की वस्तुओं का उपयोग भी कर सकता था। और सर फिर परशुराम तिवारी ने 4/8/15 को सिवड़ी से सीधा थाना गया रिपोर्ट लेकर मानव जो इनका एक कथन है परशुराम तिवारी का, ये गोवर्धन अहरवाल प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 9 है और हरि यादव प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 दोनों से संगत पाया जाता है। मानव पैरा नंबर 9 इसमें बताया गया कि दिनांक 4/8 तीसरी लाइन पैरा नंबर 9 की तीसरी लाइन दिनांक 4/8/2015 को वह दोपहर में खेत से वापस आया तो अपनी पत्नी से पूछा कि पुत्र रमाशंकर कहा है, तो उसने कहा कि कोई खिलानी ले गया। और मानव इसके बाद वो शाम को खेत से वापस आया तो उसने फिर अपनी पत्नी से पूछा कि रमाशंकर कहा, तो उसने कहा कि भगवत 24 सेवड़ी वालों के यहाँ जाकर देखो। वह आरोपी ज्योत्सना के साथ सेवड़ी गया, वहां पर उसने अपना लड़का नहीं मिला, तब इसके बाद वो सीधे थाना गया रिपोर्ट लेकर आया। मानव जो एक घटना बता रही कि उन्हें 4/8/2015 को रिपोर्ट लेकर आई है, जबकि जो गोवर्धन अहरवाल प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 9 उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि उन्हें सूचना 6/8/2015 को प्राप्त हुई। मानव यहाँ पे 2 दिनों का बीच में अंतर आ रहा है।
और इसके बाद मान्यवर जो परसराम तिवारी हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 ने बताया कि रिपोर्ट लेकर आने के 2 दिन बाद पुलिस आई, जबकि हरि यादव ने कहा प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 है कि मुख्य परीक्षा में बताया कि रिपोर्ट लेकर आने के दूसरे दिन पुलिस आई। और वहीं पे मान्यवर जो गोवर्धन अहरवाल प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 9 ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद प्रोग्राम बंद हो गई। मान्यवर यहाँ पे जो सूचना प्राप्त हुई उसमें ये संगतता है कि किस दिन प्राप्त हुई। जो गोवर्धन है वो बता रहे हैं कि वो तुरंत 6 तारीख को प्राप्त हुई, और परसराम तिवारी बताते हैं उनको 4 तारीख को इन्हें रिपोर्ट लेकर आई, और जो हरि यादव वो बताते हैं कि 5 तारीख को लेकर आई। इसके बाद मान्यवर जो परसराम तिवारी ने यह नहीं बताया कि उनके लड़के को किसने मारा और क्योंकि उसने नहीं देखा। मान्यवर परसराम तिवारी यहाँ पे चक्षुदर्शी साक्ष्य हैं और उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में इस बात से स्पष्ट मना किया कि उन्होंने नहीं देखा कि उनके बच्चे को किसने मारा। और जब मान्यवर परसराम तिवारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत पक्ष विद्रोही घोषित किया जाने पर सूचक प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी से उनकी उम्र दुगनी है, इस बात से उन्होंने इनकार किया। पत्नी से आपस में मनमुटाव है, उन्होंने इस बात से भी इनकार किया। हमेशा मायके जाने की वो जिद करती है, इस बात से भी उन्होंने इनकार किया। बिना बताए मायके चली जाती थी, इस बात से भी उन्होंने मान्यवर इनकार किया। और तुम्हारे साथ नहीं रहना, भाग जाऊंगी, इस बात से भी उन्होंने इनकार किया। और बदला लेकर रहूंगी, इस बात से भी मान्यवर परसराम तिवारी ने अपने अभिकथनों में इनकार किया। मान्यवर जो प्रोसिक्यूशन ने दूसरे साक्षी को पेश किया है हरि यादव, मान्यवर उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि परसराम ने उससे बोला कि जोसेना कह रही है कि सेवनी का एक पंडित ले गया, जो कि पैरा नंबर मान्यवर 11 लाइन 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है। अपने मान्यवर हरि यादव बताते कि सेवड़ी से सीधे मराठपुर गए और रिपोर्ट लेकर आई थी और दूसरे दिन पुलिस बरदोही आई थी। मान्यवर वही कथन है जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परसराम तिवारी और गोवर्धन के कथनों में वास्तव में असंगतता है। फिर रमाशंकर की कुल्हाड़ी से हत्या हुई मान्यवर, और जबकि सोनम जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 8 उसने मुख्य परीक्षा में बताया कि कुल्हाड़ी और पत्थर से हत्या हुई है। और मान्यवर जो हरि यादव ने फिर बताया कि कुल्हाड़ी खाना बनाने वाले मकान में रखी है, जबकि गोवर्धन अहरवाल ने बताया कि जोसेना ने बताया कि कुल्हाड़ी दरवाजा की ओर में रखी है। मान्यवर यहाँ पे जो कुल्हाड़ी मिलने के स्थान के बारे में विसंगतता आ रही है। तो हरि यादव प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के बताए अनुसार मृतक रमाशंकर की लाश बरामद की। मान्यवर यहाँ लाश के बारे में, जबकि शैलन सिंह प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3 है ने अपने मुख्य परीक्षा में बताया कि जोसेना के घर से बदबू आ रही थी। और वहीं परसराम तिवारी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन के पैरा नंबर 8 में स्वीकार किया कि लाश को गांव के लोगों ने पुलिस के आने के पहले ही ढूंढ लिया था। मान्यवर तो यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठता कि जोसेना ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि लाश कहाँ पे है, या कि ये बताया कि कुल्हाड़ी कहाँ पे है, क्योंकि जो जोसेना के द्वारा कथन किए गए हैं, जो प्रोसिक्यूशन ने अपनी साक्षी पेश की है, उन्होंने उस बात को संगतता बताया कि वो कह रही थी कि कोर्ट में रखी है या उसने लाकर दिया हो, कुल्हाड़ी से हत्या हुई है, पत्थर से हत्या हुई है, लाश को जोसेना ने बताया हो कहाँ हो, क्योंकि लाश पहले ही मान्यवर गांव वालों के द्वारा ढूंढ ली गई थी। और वहीं पर जो मोनो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 4 है उसने भी क्रॉस परीक्षण में पैरा नंबर 8 में इस बात को स्वीकार किया कि लाश बदबू दे रही थी। और शैलन बिहारी, भगवान दास यादव, मनोज सेन वगैरह ने लाश को भूसा से निकालकर सुबह 10 से 11 बजे लेकर आए थे। जब लाश निकाली गई तब प्रधान आरक्षक सतीश त्रिपाठी और आरक्षक ओझा मौजूद थे। जब लाश मिली तब पुलिस वालों ने थाने में फोन किया, तब दरोगा आए। मानवर लाश पहले यहाँ पे ढूंढी जा चुकी थी। और जो संतोष तिवारी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 7 एवं सोनम प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 8 ने भी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को स्वीकार किया कि दरोगा जी के आने के पहले ही लाश निकाल ली गई थी। मानवर जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा तीसरा साक्षी शैलन सिंह पेश किया गया, तो मानवर उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि परसराम ने उसके पास आकर बताया कि रमाशंकर खो गया। जो मानवर एक खेर से एविडेंस है कि यहाँ पे परसराम ही सबको जा जाकर बता रहे हैं कि उनका बेटा खो गया। जोशना को किसने नहीं बताया कि उसने बच्चे को कहाँ छिपाया, कौन ले गया। वहीं मानवर शैलन सिंह प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत पक्ष विद्रोही घोषित किए जाने पर और सूचक प्रश्न पूछे जाने पर बताया कि उसने पुलिस को ए से ए भाग का कथन नहीं दिया। जो मेमोरेंडम पेश किया उसमें ए से ए भाग का कथन उसने नहीं दिया, वो पुलिस के द्वारा स्वयं से ही लेख किया गया है, जो मानवर पुलिस के द्वारा किए गए अन्वेषण में अनियमितता को दर्शाता है।
मानव प्रोसिक्यूशन ने जो चौथा विटनेस पेश किया मोनू तिवारी, जब उनका मुख्य परीक्षा की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि रमाशंकर की लाश भूसा के अंदर छिपा कर रखी है, जबकि पूर्व परीक्षण में स्वीकार किया गया कि लाश बदबू दे रही थी। मोनू तिवारी ने अपने पूर्व परीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि लाश बदबू दे रही थी, और जो उन्होंने मुख्य परीक्षा की उसमें बता रहे हैं कि जोसेना ने बताया पुलिस को, जो इनको साक्षी की विश्वसनीयता पर हस्तक्षेप करता है मामले में। संतोष कुमार तिवारी प्रोसिक्यूशन के 7वें विटनेस थे, उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस ने कुल्हाड़ी बरामद की, जबकि सोनम ने जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 8 है ने बताया कि कुल्हाड़ी को पत्थर से पुलिस को दिए। और माननीय संतोष कुमार तिवारी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 7 उन्होंने बताया कि सबको कपड़े में लपेट कर भूसा में छिपा कर रख दिया, जबकि सोनम जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 8 है ने बताया कि बोरी में रखा, और गोवर्धन अहरवाल जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 9 है ने बताया कि लाश बोरी में बंद है। मानवर यहाँ पे जो लाश मिली है तो मानवर उसके बारे में भी बहुत सारी विसंगतताएं हैं कि जोसेना ने अगर बताया तो एक ही बात को बताती है, सब लोग एक ही बात सुनती है, लेकिन जो घटना है वो केवल अलग अलग लोगों को अलग अलग क्रम में पता है। तो मानवर जो ये बताता है कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है और बढ़ी गई है, जो अलग अलग व्यक्तियों को जाकर सुनाई गई है। जो सोनम प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 8 है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि कुल्हाड़ी को पत्थर से मारा था, और हरि यादव प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 है ने बताया कि कुल्हाड़ी से हत्या की गई है। मानवर इनके द्वारा जो भी साक्षी पेश किए गए हैं उनके स्वयं के कथन आपस में नहीं मिलते, जो एक घटना को अलग अलग क्रम में अलग अलग प्रकार से और अलग अलग मर्डर वेपन से हुआ बताती है। इस घटना के जो अन्वेषक अधिकारी है गोवर्धन अहरवाल प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 9 ने अपने अभी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में बताया कि 6/8/15 को रमाशंकर के गुम होने की उन्हें सूचना मिली थी, जबकि परशुराम बताते कि उन्होंने 4 अगस्त 2015 को सूचना दी थी, और वहीं पे हरि यादव बताते कि उन्होंने 5 अगस्त 2015 को सूचना दी थी। मानवर जो बताते गोवर्धन अहरवाल और परशुराम और हरि यादव जिनके कथन आपस में संगत है, तो ये सूचना कब मिली इसी बारे में मानव विसंगतता है, जिसके बारे में अभियोजन साक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मानव जो अजय यादव है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 9 जो कि डॉक्टर है जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा जो डॉक्टर रवि है उनके द्वारा रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इस बात की स्वीकृति की है कि वो हस्तलेख डॉक्टर रवि का है, उसमें लिखी अंतर वस्तु के बारे में वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसमें लिखी हुई बात सत्य, क्योंकि ना तो उन्होंने लाश देखी थी और भी केवल उसके हस्तलेख के बारे में राय बनाने के लिए सुसंगत है। और मानवर जो डॉक्टर अजय यादव ने रिपोर्ट में बताया के रवि थी कि उनके द्वारा रवि सादा कागज पर प्रतिवेदन तैयार किया था, जिसमें पोस्टमार्टम के 48 से 72 घंटे पूर्व मृतक की मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया था। मानवर जो घटना 48 से 72 घंटे पूर्व हुई थी उस समय जोसेना और परशुराम दोनों ही घर पर थे, क्योंकि परशुराम ने अपने मुख्य परीक्षा बताया कि दोपहर को घर पे खाना खाने आया था, उसके पास पर्याप्त अवसर था, समय था, मर्डर वेपन तक उसकी पहुंच थी, और मानवर जो यहाँ पे मर्डर वेपन पेश किया गया उस पर जोसेना के कोई फिंगरप्रिंट नहीं था। तो इस बात के स्पष्टीकरण नहीं होता कि अगर घर में मर्डर वेपन पाया गया तो उसको जोसेना ने ही यूज किया है, परशुराम के पास भी उतनी ही उपयोगिता है। मानव बात से संबंधित कुछ प्रकरण हैं जिन्होंने बताया गया है कि अगर कोई भी पक्षदर्शी साक्ष्य नहीं मिलता है और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर करता है, तो उन परिस्थितियों को किस प्रकार से होना चाहिए किसी व्यक्ति को उसके आधार पर दोष सिद्धि की जाए। इस मामले में माननीय न्यायालय कुछ उच्चतम न्यायालय के निर्णय निम्न प्रकार है। निजाम वर्सेस राजस्थान राज्य माननीय निम्न प्रकरण में निजाम वर्सेस सदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो 4 सितंबर 2015 के जजमेंट आया है, जिसमें मान्यता इसके पैरा नंबर 9 में बताया गया है द प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैज बीन रिटायर्ड बाय दिस कोर्ट इन अ प्लेथोर ऑफ केस। तो मानव इसमें जो पैरा नंबर 10 है जो बताता है कि केस सीक्वेंसली ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस,
और guilt can be justified only when all incriminating fact and circumstances are found to be incompatible with the innocence of accused or the guilty or that other person। मानव जो पैरा नंबर 10 कहता है कि अगर कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है तो उन परिस्थितियों को सुव्यवस्थित होना चाहिए, उन परिस्थितियों को सुव्यवस्थित रूप से साबित किया जाना चाहिए, उनमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन के साक्ष्य दिए हैं ना तो व्यवस्थित हैं, ना ही कोई साक्ष्य संदेह से परिसाबित हुआ है। और मानव इसी जजमेंट के पैरा नंबर 10 में भी इसी बात को दोहराया गया, बताते हैं त्रिमुख मारुति कीर्तन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर कोई आई विटनेस नहीं है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर कोई जजमेंट टिका हुआ है तो मस्ट बी पोर्टेबल एंड फाइनेंशियली स्टेबलिश, मतलब उसे अच्छे से स्थापित होना चाहिए उस परिस्थिति में। यहाँ पर मानव परिस्थितियों में ही विसंगतता है। और इसी जजमेंट में मानव लाइन 6 में बताया गया है that the circumstances taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion। कि मानव उस चैन को टूटना नहीं चाहिए और यहाँ पर चैनी मानव शुरू ही नहीं हो रही। इसके बाद मानव जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किया गया लास्ट सीन लाइफ कि जोसेना को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया, जो कि मानव असत्य है, क्योंकि जब जोसेना को आखिरी बार देखे जाने के बाद दोपहर में परशुराम घर पर आया था और इस समय उसने ये नहीं बताया कि उसे बालक नहीं मिला या जोसेना नहीं मिला, उसके पास पहुंचती उस बालक के लिए। तो मानव जो दूसरा जजमेंट है बौद्ध राज्य एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो 3 सितंबर 2002 को पेश दिया गया था, जिसमें बताया गया कि अगर कोई मामला सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है तो उसे फुली प्रूफ होना चाहिए। सच सर्कमस्टांशियल मस्ट बी कंक्लूसिव इन नेचर, जो परिणात्मक प्रकृति की दशाएं होनी चाहिए। नो गैप्स लेफ्ट, उनमें कोई विसंगतता या कोई भी चैन टूटनी नहीं चाहिए। माननीय इसी संबंध में ये जजमेंट और आया संपत कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो 2 मार्च 2012 को दिया गया। इसमें भी मानव यही बताया गया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर अगर कोई मामला निर्भर करता है तो उस मामले को उस परिकल्पना के अनुसार सिद्ध होना चाहिए जिसके अनुसार उसे पेश किया गया हो। अहमद अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 2 SSC 583, इसमें भी मानव सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर अगर कोई मामला निर्भर करता है तो उसे इंडिविजुअली प्रूव होना चाहिए। नारायण चेतराम चौधरी वर्सेस अदर चौधरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2000 SC 3352, इसमें भी मानव सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में ही बातें बताई गई हैं। अन्य मामले अशोक कुमार चटर्जी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1989। उक्त मामले में वे परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाया जाता है, निकाले गए तथ्यों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। अगला है भगत वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1954। उक्त मामले में यह निर्धारित किया गया है कि जहां मामला परिस्थितियों में से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही को नकारात्मक कर दे। अगला केस है हमसी चेंगा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996। उक्त मामले में इस न्यायालय के एक फैसले का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें पैरा नंबर 21 है। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, सभी परिस्थितियां पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा साक्ष्यों की श्रृंखला में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध परिस्थितियों के अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होना चाहिए। अगला मामला है प्रमुख मारुति कीर्तन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2006। तो इसमें पैरा नंबर 21 है। मौजूदा मामले में घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन का
एक निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हो। संचयी रूप से दी गई परिस्थितियों को इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर आरोपी द्वारा किया गया था और उन्हें आरोपी के अपराध के अलावा किसी भी परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए और उनकी बेगुनाही के साथ असंगत। मान्यवर, जो यहाँ पे परिस्थिति और साक्ष्यों के बारे में अभियोजन पक्ष के द्वारा कथन किए गए उनके संबंध में कि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि जोसेना ने अपराध कारित किया। मान्यवर, चिकित्सीय साक्ष्य प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए गए उसमें केवल ये बताया गया कि कुल्हाड़ी से हत्या हुई है और उस कुल्हाड़ी पर रक्त पाया गया। उस प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये नहीं बताया गया कि कुल्हाड़ी के ऊपर जो फिंगरप्रिंटों की छाप है वो जोसेना की है या किसी और की है। और मान्यवर, जो प्रोसिक्यूशन ने दूसरी चेन की लिंक बताई है कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्यवाही में जोसेना के द्वारा बताया गया कि लाश कहाँ पर है, जिसके संबंध में माननीय गांव वालों ने पहले ही लाश को ढूंढ लिया था, जो कि असत्य है। और मान्यवर, जो 48 से 72 घंटे का समय जो कि पुलिस की रिपोर्ट जो जांच में रासायनिक जांच में बताया गया उस समय पे 53 घंटे हो रहे थे जिस समय परशुराम भी वहां घर पे था जब उसकी मृत्यु हुई थी। मानव, जो अंतिम बार देखे जाने का प्रश्न है उसके संबंध में एक केस राजस्थान राज्य बनाम काशीराम 2006-12 SSC 254 माननीय इस न्यायालय में निर्णित किया गया था कि अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के आधार पर दोष सिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं है। और मानव, अंतिम बार देखे जाने के प्रश्न के संबंध में जितना शक जोसेना के ऊपर जाता उतना ही सब परशुराम के ऊपर भी जाता है। और जो हेतु की बात प्रोसिक्यूशन के द्वारा कही गई कि जोसेना के पास हेतु था, जोसेना से कहीं अधिक प्रबल और अच्छा हेतु परशुराम के पास था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपने साक्ष्य में स्वयं बताया कि वो उसके चरित्र पर शक करता था और रमाशंकर को लेकर उसके मन में संदेह था कि वो उसका पुत्र नहीं है, जो कहीं ना कहीं परशुराम को एक अच्छा हेतु उसकी मृत्यु कारित करने के लिए देता है। मानव, संपूर्ण मामले में अगर देखा जाए तो जो मर्डर वेपन तक पहुंच है वो भी परशुराम के पास है, उसके पास हेतु भी है और वो घर पे आया भी था। तो सिर्फ यहाँ पर मानव बहुत सारे संदेह और संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को दिया जाता है। थैंक यू।